BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं है, जो वक्त जवाब देगा वो लाजवाब होगा। उनको पैसे से कोई मोह नहीं था। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे होते हैं, बेगर्स के बच्चे, उनको पढ़ाने का एक टास्क दिया था। मेरी संस्था जब तक रजिस्टर्ड होगी तब तक टिकट नहीं निकलेगा। 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हुआ और जिंदगी थोड़ी सी चेंज हो गई। मतलब जो काम हम लोग करते थे खाने के लिए, अभी जॉब अच्छी जगह ढूंढना था। 10th की एग्जाम हुई और हमारी गली में एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी को ऐसा लगता था कि अंदर क्या है देखना चाहिए, तो वो तो मौका कभी मिला नहीं, क्योंकि हम लोग के वो छोटे छोटे घर 8 बाय 8 के घर है। और एक सोसाइटी वो अच्छी थी कि उसको कांच का दरवाजा था। और हम लोग ने सोचा कि कल से काम ढूंढना है तो आज थोड़ा खेल लेंगे। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मेरा ये बॉल उसके दरवाजे पे लग गया। वहाँ से मिस्टर यादव, जो अभी है नहीं, वो आए बाहर। उन्होंने मुझे मेरा कान जोर से पकड़ा और उन्होंने कहा की तू एवढी मोठी घोडी झाली, तुला अक्कल नाही, दुपारी सगळे झोपलेले असतात, तुला काही समजत नाही। तो उन्होंने जो बोला वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हम लोग को जनरली कोई भी ये बोलता ही था कि एवढे मोठे घोडे झाले, ह्यांना काही कळतच नाही, ह्यांना काही अक्कलच नाही, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको इतना समझ में आता तो आप मुझे काम दो, क्योंकि काम तो मैं कल से ढूंढने वाली हूँ, अभी तो कोई काम नहीं, लेकिन अभी वापस खेलूंगी। तो उन्होंने बोला चलो फिर अभी तुला मैं शिक्षा देता हूँ, मैं तुझे पनिशमेंट करता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ खींच के अंदर लेके गए और सोसाइटी में एक रजिस्टर था, फॉर्म थे। उन्होंने कहा ये भरो। कहा सकाळी सोसाइटी मतलब सोसाइटी से क्या मतलब? पतपेड़ी अच्छा। पतपेड़ी में जो काम रहता है ना, इसका फॉर्म वगैरह फिलअप करने का वो। तो उन्होंने कहा ये फॉर्म की जो डिटेल्स है वो ये रजिस्टर में मेंशन कर दो, आप नाम है, एज है, नॉमिनी है, एड्रेस है, वगैरह वगैरह, और जितना हो सके करो, भाग जाओ। तो उन्होंने रखा और 3:30 बजे और वो सो गए वापस उनके कैबिन में जाके। वो 7:30 बजे उठे और 7:30 बजे तक उन्होंने देखा मैं वहीं पे बैठी थी। लास्ट मेरा पेज चल रहा था इस 500 नंबर्स का। उन्होंने कहा भागे नहीं, गए नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही बोला था। मैंने बोला नहीं, आप ऐसे बोले थे, लेकिन मुझे काम की ज़रूरत है, देखो देखो मेरा राइटिंग कितना अच्छा है। उन्होंने बोला हाँ राइटिंग तो बहुत अच्छा है, आप कल से काम पे आ सकते हो। मैंने बोला अभी से भी, आज भी 1 घंटा और बैठ सकते हो। उन्होंने कहा नहीं 300 पगार मिलेगा। पगार मेरी मम्मी को और हमें, उन्होंने हमारे माइंड में कभी पगार नहीं डाला कि कितना घंटा आप काम करोगे और कितना आपको पेमेंट मिलेगा। जैसे हमने काफ़ी छोटी छोटी जगह पे भी काम किया है, तो बहुत लोगों ने हमें पैसे भी नहीं दिए। हमने मम्मी से शेयर भी की चीज़ें कि मम्मी वो शेठ ने पगार नहीं दिया, महीना भर हमने वो साबुन पैकिंग का काम किया। वो बोलते थे जाने दो, छोड़ो, ऐसा भूल जाओ, उन लोग को ऐसा दिल में मत रखो। तो कभी उन्होंने झगड़ा करना नहीं सिखाया कि चलो बस जाएंगे, उसका इज्जत निकालेंगे, उसका तमाशा करेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, कभी भी नहीं। उन्होंने हम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाया कि माफ़ करो, आगे बढ़ो। तो ये इससे मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और हम लोग गली से जा रहे थे चावल लाने, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम लोग पाव किलो चावल लाए, कभी खिचड़ी बनाए, ऐसा टाइम था। कभी हमारे घर में स्टॉक नहीं रहता था चावल गेहूँ का। हालांकि अभी भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है, बट वो टाइम ऐसा था कि सुबह बस उठे हैं तो खाने के लिए अभी कुछ ना कुछ करना है। तो गली से गुजरते वक्त में दारू के अड्डे के सामने 4-5 जो ड्रिंकर्स लोग हैं ना, वो खड़े थे और उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक दूसरे को कहा कि पता नहीं काम करने जाती है कहाँ जाती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे मम्मी को मैंने उनका हाथ प्रेस किया जोर से। उनको मैंने बोला आप इधर झगडा करो इनसे, तू आहे ना, सांग की तू कामाला जाते, मी डब्बा आणते तुला, आणि तू कुठे कामाला जाते मला माहिती आहे, तू मित्तल इंडस्ट्री जाते, तू सांग त्यांना। मेरी मम्मी को हमेशा मैंने मराठी में बात करते हुए सुना है ना, अचानक वो हिंदी में उन्होंने डायलॉग बोला, जवाब देना जरूरी है हर जगह, जो वक्त जवाब देगा वो लाजवाब होगा। और हम लोग चले गए, हमारा जो भी काम था। आपकी माताजी ने ऐसा बोला? हाँ, कि हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं है, जो वक्त जवाब देगा वो लाजवाब होगा। तो वो थोड़ा स्टाइलिश हिंदी में उन्होंने बोला तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, बट उसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। मीनिंग बाद में पता चला। हम सब भूल भी गए, रूटीन काम कर रहे थे। और 4-5 महीनों के बाद में उनकी वाइफ रोते हुए आई हमारे पास और उन्होंने कहा कि अरे ताई तुम्ही चला, त्यांना तुमच्याशी बोलायचंय। मेरी मम्मी मुझे लेके गई और वो बोल रहे थे कि और अम्माताई मी तुम्हाला खूपच जास्त त्रास दिला, मला शिक्षा मिळाली, मतलब मुझे भगवान ने शिक्षा मिल गई, मुझे कैंसर हो गया, लेकिन मेरे बीवी बच्चों को आप ऐसा मतलब शाप मत दो, बद्दुआ मत दो, आप मुझे माफ कर दो। मेरी मम्मी ने कहा की बाबा मी काय तुला असं काय केलं नाही, माझंच मला रोजचं रडणं आहे, तर मी तुला कुठे काय करू, तर ते तू काय असं मनात घेऊ नको, माझ्या डोक्यात असं काय नाही, तुझे कर्म तुझ्यापाशी, माझे कर्म माझ्यापाशी।
लेकिन मुझे वो दिन याद आ गया कि मेरी मम्मी ने कहा था कि वक्त जवाब जब देता है तो वो लाजवाब होता है। हर जगह जरूरी नहीं कि आप झगड़ा करके प्रूफ करो, इट्स ए वेस्ट ऑफ योर टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो ये दो चीजें हैं जो लाइफ में मुझे उस्ताद नंबर 1, उस्ताद नंबर 2 संजू मूवी में जो था वैसे मुझे मेरी मम्मी से मिला, और काफी सारी चीजें मम्मी से मुझे सीखने मिली। मतलब एक पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी जिंदगी का तजुर्बा जो उनके साथ था वो उन्होंने हमसे शेयर किया, इजीली बात करके, इतना हंसी मजाक करके। जैसे अभी हम लोग कपड़े पहनते थे लोगों ने दिए हुए, तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग को इंटरनल कपड़े नहीं मिलते, तो वो बोलते इंटरनल कपड़े लोगों के ही फटे रहते तो आपको कहाँ से देंगे, ऊपर के अच्छे रहते तो आपको मिल जाता है। इसे जोक में वो सारी चीज़ें हम लोग को बात करती थी। तो जो भी त्यौहार है उस त्योहारों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि उन त्योहारों में ही लोग हमें बुलाते थे, प्यार से बिठाते थे। जैसे मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार है, शुक्रवार के जो शुक्रवार है, व्रत होते हैं, नवरात्रि होती है। तो थैंक्स कि जिन्होंने भी ये सारे कुछ चीज़ें बनाई, क्योंकि उस वक्त में ही हमें बहुत रिस्पेक्ट से लोग घर में बुलाते थे, हमारी पूजा भी होती थी, हमारे पैर भी पड़ते थे कि कुंवारी लड़कियों का पैर पड़ा जाता है अदरवाइज हमें कोई भी घर में नहीं लेता था। अभी 10th के बाद में मेरा जॉब स्टार्ट हो गया, मैंने करस्पॉन्डेंस 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया, 11th हो गया, 12th जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था तो मैंने सर से छुट्टी मांगी। मैंने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा अरे छुट्टी क्या ज़रूरत है, एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है, आपको तो यहाँ पे अच्छा खासा आपका जम बैठ गया, आप क्लार्क थे, अभी आप लोन ऑफिसर हो गए, तो अभी आपको क्या करना है आगे वगैरह पढ़ के। और उन्होंने मेरे चेहरे पे वो लेटर फेंक दिया ऐसा। मैंने उठाया और वो ऐसे सो गए थे ऐसे करते। मैंने उठाया और मुझे बहुत रोने को आया, मतलब मुझे बुरा लगा, क्योंकि बुरा लगा कि उन्होंने मेरी फीलिंग्स को ऐसे हवा में उड़ाया करके। तो मैं नीचे आ रही थी क्योंकि 1+1 सोसाइटी हो गई थी तब, तो नीचे आ रही थी तो ऑडिटर मुझे मिले, अरे कुटे चाली तू, मतलब कहाँ जा रही है ना, तो चल जल्दी आ, तेरा टाइपिंग करना है मराठी का। क्योंकि तभी वो 1.5 साल में मैंने ना एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया था फ्रेंड लोग के साथ में। तो 6 to 9 o'clock का वो टाइमिंग रहता था, 10 o'clock का सोसाइटी स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने हिंदी मराठी इंग्लिश टाइपिंग 30-60 सुबह 6 से 9 आप जो है मॉर्निंग 6 से 9 आप जो है टाइपिंग क्लासेस करने जाते। हाँ, डॉन बॉस्को में जाती थी मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट में जाती थी, तो उसका नाम भी इंडियन इंस्टीट्यूट था। तो उसके थ्रू ये सारे कोर्सेज मैंने किए, तो मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा हो गया था। 30, 60, 80 सारे स्पीड मेरे कंप्लीट हो गए थे, हिंदी मराठी इंग्लिश के सारे। तो उन्होंने कहा कि जल्दी आ जा। मैंने उनको बोला नहीं, मैंने जॉब छोड़ दिया। उन्होंने मेरे को सर पे मारा, क्योंकि मैं छोटी थी, मतलब सोसाइटी में सबसे छोटी थी मैं। तो उन्होंने जोर से ऐसे सर पे मारा, बोला अच्छा चल जाओ ने लवकर तोंड धुने। बट मैं गई नहीं। फिर सेकंड डे मैंने मेरी फ्रेंड्स को बोला की अरे काल जॉब सोडला मी, एक्झामला सुट्टी देत नव्हते ना, आता उद्यापासून एक्झाम है। तो बोली कोई टेंशन नहीं है, मेरी बिल्डिंग में एक एडवोकेट है, उनको मराठी टाइपिस्ट चाहिए और तेरा टाइपिंग तो अच्छा है मुझे पता है। तो वहाँ पे तुरंत मुझे जॉब मिल गया। यहाँ पे जॉब छूटा तो वहाँ पे मिल गया, वहाँ पे 800 पे जॉब छूटा था, वहाँ पे भी 800 में मेरा जॉब लग गया। मुझे कोई 12 घंटा काम करने का 800 रुपये दे रहा है। मेरी मम्मी ने कभी नहीं पूछा कि आप 12 घंटा क्यों कर रहे हो। उन्होंने हमारे दिमाग में ये नहीं डाला कि 12 घंटे का आपको ज़्यादा पगार लेना चाहिए, ज़्यादा सैलरी लेना चाहिए। पता नहीं वो कैसी थी, बट उनको पैसे से कोई मोह नहीं था। उनको था कि मेरे बच्चे खुश है ना, वो जहाँ जा रहे खुशी से आ रहे हैं ना, वो कोई हम लोग को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो मतलब उन्होंने हमारे दिमाग में वो नहीं डाला। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने उधर जॉब छोड़ा और वहाँ पे टाइपिंग के लिए मैं लग गई। इसमें मन नहीं कर रहा था वहाँ पे उनके पास जाने का आने का, लेकिन मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा था उनकी जॉब के लिए। अचानक वापस से उस गली में मेरे वो ऑडिटर मिल गए मुझे, मिस्टर पवार, और उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा टाइपिंग के लिए जा रही हूँ एडवोकेट के पास। उन्होंने बोला आपको इतना एक्सपीरियंस है यहाँ का सोसाइटी का, आप सोसाइटी डाल लो। मेरे दिमाग में वो बात घुस गई, सोसाइटी डालो करके। सोसाइटी यानी वो पतपेड़ी नहीं, उनका कहना सोसाइटी पतपेड़ी था, बट उन्होंने मुझे कहा कि महिला सोसाइटी भी होती है, तो आप बेलापुर जाओ और कर लो ऐसा उन्होंने कहा, और वो चले गए। अभी बेलापुर जाने का अभी एक्चुअली मेरा जो जर्नी रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि हम जहाँ भी गए पैदल गए हैं, बिना चप्पल के गए लेकिन पैदल। जैसे कि कमानी से कल्पना टॉकीज आधा घंटे का रास्ता है, बट हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पैर में चप्पल नहीं है। या मित्तल इंडस्ट्री है या अंसा इंडस्ट्री है, ये काफ़ी दूर दूर एरिया है, लेकिन हमें सब शॉर्टकट रास्ते पता है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपके पास चप्पल नहीं है, तो आप ऐसे नंगे पैर डांबर के रास्ते पे तो घूमेंगे नहीं। तो आपको आइडिया आ जाती है कि शॉर्टकट कहाँ से गली गली से जाने का। इसलिए मुझे मुंबई के सारे रास्ते पता है अभी, बिकॉज ऑफ दैट टाइम जो मैंने काम किया है।
तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा और मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि मुझे जाना है बस। तो मुझे किसी ने बताया कि कुर्ला 332 बस जाती है कुर्ला स्टेशन, वहाँ से पनवेल की जो ट्रेन है वो बेलापुर रुकती है। तो मैं 332 बस स्टॉप पहली बार गई, क्योंकि हम लोग कभी बस से ट्रैवल ही नहीं किया था। लोग लेके जाते थे अपनी अपनी गाड़ियों में हमें उनके घर पे गाँव में, तो वो लोग ही लेके जाते थे और छोड़ते थे घर पे आके। तो ऐसे खुद ने ऐसा टिकट निकाल के कोई मैंने सफर नहीं किया था। और मेरी मम्मी हमें कहीं लेके नहीं गई थी, क्योंकि हमारे पास मुझे 28 साल तक नहीं पता था कि हमें कोई सगे भी है। मेरी बड़ी बहन की शादी में जब आए सब, मतलब हमारे मामा मौसियाँ नाना नानी काका, तब पता चला कि हमारे खुद का भी ये परिवार है। 27 साल के बाद पता चला। उसके पहले हमारी मम्मी और इर्द गिर्द का जो हमारा एरिया में जो लोग हमारे साथ रहते थे वही हमारी दुनिया थी। वो काका, वो मामा, वो मामी, वो आजी, वो आजोबा, वही सब थे। तो जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी, 332 इज डबल डेकर में लोग ऐसे ही चढ़ते एकदम, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। तो मुझे लगा चढ़ी भी वैसे और उतरी भी भीड़ में ही, तो मुझे लगा टिकट ही नहीं होता है शायद, क्योंकि माइंड में लगा कि टिकट किसी ने पूछा ही नहीं। वो टिकट क्या पूछेगा ना, इतनी भीड़ में वो कंडक्टर दिख ही नहीं रहा था। फिर मैंने वहाँ पे बस स्टॉप पे उतरने के बाद पूछा कि पनवेल की ट्रेन कहाँ जाती है, तो उन्होंने कहा 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। 7 नंबर प्लेटफॉर्म मुझे पता था, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में सुभाष लाड सर जो है उन्होंने साने गुरुजी कथामाला चलाई थी। तो साने गुरुजी कथामाले में हम लोग को उन्होंने टास्क वगैरह दिया था। जो प्राथमिक राष्ट्रीय प्राथमिक करके एक NGO है, उन्होंने हम लोग को 1 महीना 7th नंबर प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे होते हैं, बेगर्स के बच्चे, उनको पढ़ाने का एक टास्क दिया था। तो मैं पैदल ही जाती थी। तो मुझे 8 नंबर प्लेटफॉर्म जो कुर्ला का है वो पता था, क्योंकि मैं पढ़ाने जाती थी वहाँ पे। मुझे अच्छा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो मैं भी किसी की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करूँ। पर वो बेकर्स के बच्चे बहुत परेशान भी करते थे, क्योंकि वो बैठते नहीं थे। क्योंकि मैं सुबह जा रही हूँ 8 बजे, तो उनको डेफिनेटली वो सुबह जाग रहे तो भूखे पेट जाग रहे। तो मैं जजमेंट कर सकती थी कि मैं जब जागती थी सुबह भूखे पेट, तो मैं थोड़ी ना पढ़ने बैठूंगी। वो बराबर वो अपना अपना कहीं ना कहीं मांगने के लिए ही जाते थे, जरा चाय दिला दो, जरा पाव दिला दो, ऐसा। तो मुझे 8 नंबर प्लेटफॉर्म 7 नंबर प्लेटफॉर्म पता था। तो वैसे ही मैंने फिर ट्रेन पकड़ी और मैं उतरी। मैं जैसे ही उतरी और मेरे सामने टीसी, और उन्होंने मुझे पकड़ा कि आप टिकट दो। मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। उन्होंने बोला कि आपकी बाप की ट्रेन है क्या, ऐसे क्या आप सफ़र कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता था और मेरे पास पैसे भी नहीं है। उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, वो जेल बोलते हैं बट उनका ऑफिस होता है। उन्होंने बिठा दिया। 11:30 बजे वो आए, 1:30 बजे उन्होंने खाना खाया। फिर 5:30 को आए। उन्होंने कहा रियली में पैसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हो? मैंने बोला सच्ची पैसे नहीं, और घर पे मैं करने के लिए फ़ोन भी नहीं है, मुझे मेरे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। उन्होंने कहा फिर क्यों आए इतनी दूर? घूमने के लिए? तुम्हारे बाप का है ट्रेन? मैंने बोला नहीं सर, मेरे को एक संस्था रजिस्टर करना है ना। वो किसी ने बोला वो बेलापुर में कोकन भवन में है। तो बोले कि सामने कोकन भवन है। मैंने बोला सर सामने ही है। उन्होंने बोला हाँ बस 2 मिनट की दूरी पे कोकन भवन है, आप जा सकते हो उधर। तो मैंने उनको कहा सर मैं कल भी आऊंगी, लेकिन तो उन्होंने बोला लेकिन कल टिकट निकालना। मैंने कहा सर टिकट तो नहीं निकलेगा, मेरी संस्था जब तक रजिस्टर होगी तब तक टिकट नहीं निकलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और आज आपने खाना खाया, मेरे लिए पूछा भी नहीं, आपको कल से मेरे लिए एक रोटी भी लानी है। मैंने उनको बोला।